नमस्कार दोस्तों। भारतीय एयरफोर्स को ग्राइपिन काफी पसंद है, लेकिन क्यों उसे लेना नहीं चाहती है? भारत एक साथ 114 फाइटर जेट्स की जगह 36 राफेल, 40 मिग 35 व बाकी F-21 क्यों नहीं खरीद रहा है? भारत S-400 एयर डिफेंस की जगह S-500 को क्यों नहीं खरीद रहा है? S-400 की सिर्फ 5 बैटरीज ही क्यों ली जा रही हैं? क्या JF-17 ब्लॉक 3 भारत द्वारा लिए जा रहे राफेल को टक्कर दे सकता है? दोस्तों, इसी तरह के आपके काफी सारे सवालों के जवाब मैं ढूंढ कर लाया हूं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत जो 114 फाइटर जेट को खरीदने के लिए MMRC डील पर काम कर रहा है, उसके बारे में काफी सारी बातें चल रही हैं। क्या यह कैंसिल हो चुकी है? इसी से रिलेटेड मिस्टर जनक ने क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया MMRC डील को स्क्रैप कर रहा है क्या? अगर नहीं तो फिर ग्राइपिन ई को सेलेक्ट क्यों नहीं करता है जब वो मिटियोर भी लगाकर दे रहे हैं? प्लीज रिप्लाई। जनक जी, भारतीय गवर्नमेंट बिल्कुल भी MMRC डील को स्क्रैप नहीं करेगी। इस डील का मकसद तेजी से कम हो रही स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। हमें पाकिस्तान और चाइना दोनों को एक साथ संभालने के लिए टोटल 44 स्क्वाड्रन चाहिए, जबकि हमारे पास मात्र 31 स्क्वाड्रन ही हैं। इनमें से जैगुआर MiG-21 के रिटायर हो जाने पर और कमी आएगी। इसी को काफी पहले समझकर इंडियन एयरफोर्स ने MMRC डील की प्रोसेस को शुरू करवाया था। जो स्वदेशी तेजस फाइटर जेट हम बना रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड काफी कम है, इसलिए हम किसी भी हालत में MMRC डील को स्क्रैप नहीं कर सकते हैं। जहां तक बात स्वीडन के ग्राइपिन के लेटेस्ट ई वेरिएंट की है, तो यह एक बेहतरीन पैकेज है। इसमें सेंसर्स का बेहद शानदार फ्यूजन किया गया है। हीट सीकिंग मिसाइल्स के माध्यम से स्टेल्थी फाइटर जेट को ट्रैक व डिस्ट्रॉय करने के लिए IRST सिस्टम है। कैनार्ड विंग्स की वजह से यह बेहद फुर्तीला है, अच्छे मैन्यूवर्स कर सकता है। हाई एंगल ऑफ अटैक की सुविधा के कारण डॉग फाइट में भी शानदार है। इसका ASA रडार भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ग्राइपिन ई 2460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। साधारण सड़क या हाईवे से टेक ऑफ कर सकता है। टेक ऑफ के लिए भी मात्र 500 मीटर लंबी स्ट्रिप चाहिए। ग्राइपिन में 10 हार्ड पॉइंट हैं, उन पर यह 5300 यानी कि 5300 किलोग्राम के एयर टू एयर और गाइडेड मिसाइल्स को ले जा सकता है। एयर टू एयर मिसाइल्स में यह मीटियोर मिसाइल, अमेरिकन AIM-120 AMRAAM और MBDA की माइका से भी इंटीग्रेटेड है। मीटियोर मिसाइल, जिसकी नो एस्केप जोन ही लगभग 80 से 90 किलोमीटर की होती है, और 36 राफेल लेने के पीछे इस मिसाइल का काफी बड़ा रोल रहा है। साथ ही ग्राइपिन के साथ एक बेहद बड़ा फायदा यह है कि इसकी फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर मात्र $4700 है, जबकि राफेल, F-21, FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट्स की फ्लाइंग कॉस्ट पर आवर 15,000 से लेकर $20,000 तक चली जाती है। इसकी कीमत भी लगभग $80 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट है, जो राफेल से काफी कम है। साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी स्वीडन तैयार है। एयर टू एयर व एयर टू ग्राउंड कनेक्शंस के लिए बेहतरीन और सुरक्षित डेटा लिंक मौजूद है। तेजस के एडवांस वेरिएंट में सहायता को भी तैयार है। यानी कहा जा सकता है कि हर लिहाज से ग्राइपिन ई इंडियन एयरफोर्स की पसंद बन सकता है, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स इसे लेना नहीं चाहती है। इसके कुछ रीजंस हैं और वो रीजंस भी पूरी तरह से वाजिब हैं। पहला है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें लगे ज्यादातर सेंसर्स और GE का F414G इंजन अमेरिका में बने हैं। सेलेक्स ES-05 रावेन ASA रडार इटली से लिया जाता है। इन्हीं दो टेक्नोलॉजीज की ज्यादा जरूरत है और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं आएंगी। दूसरी वजह है सप्लाई, स्पेयर्स और मेंटेनेंस। इसकी AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल और F414G इंजन को अमेरिका कभी भी ब्लॉक करके पूरी डील को कैंसिल करवा देगा या उसमें रुकावटें डालेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो खुद अमेरिकी F-21 व FA-18 सुपर हॉर्नेट इस MMRC डील के कंपटीटर्स हैं, और दूसरा, अमेरिका इंजन सप्लाई को काटसा एक्ट के तहत भी रोक सकता है, जैसे S-400 लेने के कारण टर्की के साथ किया है। टर्की पाकिस्तान को 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर सप्लाई करने वाला था, लेकिन S-400 लेने के कारण और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को रिजेक्ट करने की वजह से अमेरिका ने इस T-129 अटैक हेलीकॉप्टर को दी जाने वाली इंजन की सप्लाई को रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि टर्की अपने हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को नहीं बेच पाया।
यही सब स्वीडन के साथ भी हो सकता है और सारी समस्या भारत को झेलनी पड़ेगी। साथ ही तीसरी वजह की बात करें तो तेजस प्रोग्राम को भी इस सिंगल इंजन वाले ग्राइपिन ई के लिए रोका जा सकता है। एक्सपर्ट्स हर मामले में तेजस के पुराने वेरिएंट को ग्राइपिन के लेटेस्ट और रिफाइंड वेरिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, जिससे ना चाहते हुए भी तेजस प्रोग्राम के फंड्स ग्राइपिन की तरफ डाइवर्ट कर दिए जाने का डर रहेगा। इससे भारत का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम तो पिछड़ेगा ही, साथ ही एरोस्पेस का इकोसिस्टम बनते बनते रह जाएगा। जनक जी, इन्हीं वजह से भारत ऐसे फाइटर जेट को प्रेफरेंस देगा जिसके सारे सिस्टम एक ही देश में बने हो और जो तेजस प्रोग्राम को सहायता कर सके, उसका कंपटीटर ना बने। इसी कारण राफेल महंगा होने के बावजूद भी ज्यादा प्रायोरिटी हासिल कर पा रहा है। दोस्तों, अगला सवाल अनिल राजभर जी का है। वो कहते हैं कि भारत को चाहिए कि 36 राफेल, 40 मिग 35 और बाकी F-21 खरीदे। अगर मिग 35 नहीं खरीदेगा तो रूस नाखुश होगा और अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को मिग 35 बेच सकता है, जो हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। अनिल राजभर जी, आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसे बिल्कुल नहीं मानेगी। वास्तव में जब कोई एयरक्राफ्ट लिया जाता है, जैसे हम राफेल ले रहे हैं, तो उसके लिए पायलट ट्रेनिंग, रिपेयर व मेंटेनेंस ट्रेनिंग, काफी संख्या में स्पेयर्स को रखना, अलग तरह की फैसिलिटीज, इंडिया स्पेसिफिक बदलाव आदि बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्चा किया जाता है। एक्स्ट्रा खर्चा जुड़ा होता है जो 700 करोड़ के राफेल की कीमत को वास्तव में 1400 करोड़ बना देता है। ये एक्स्ट्रा खर्चा अगर हम और ज्यादा राफेल खरीदेंगे तो हमें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अलग तरह के फाइटर जेट जैसे 40 मिग 35, 40 F-21 आदि खरीदेंगे तो फिर से यही खर्चा बार बार करना पड़ेगा। साथ ही इतने सारे अलग अलग तरह के फाइटर जेट्स की इंटरऑपरेबिलिटी में भी काफी समस्या आएगी। इसी कारण अमेरिका तक भी एक ही तरह के फाइटर जेट्स यानी F-35 को ही अपनी एयरफोर्स व नेवी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वहां अब नए FA-18 सुपर हॉर्नेट व F-16 नहीं लिए जा रहे हैं। रही बात पाकिस्तान को मिग 35 बेचने की, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ थोड़ा दबाव ही बना सकते हैं। वैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी ट्विन इंजन फाइटर जेट के खर्चे उठाने की स्थिति में नहीं है। वैसे भी काफी सारे रशियन फाइटर जेट्स चाइना को बेचे गए हैं, इसलिए एक तरह से इंफॉर्मेशन और डिटेल्स पाकिस्तान को मिल ही रही हैं। दोस्तों, अगला सवाल रमेश तिवारी जी का है। उनका कहना है कि इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मोर S-400, इंडिया शुड वेट फॉर सक्सेस ऑफ S-500 एंड देन ट्राई टू बाय इट। साथ ही दीपेश सेठी जी ने पूछा है, S-400 की 5 बैटरी से क्या पूरा कंट्री कवर हो पाएगा? अमित जी प्लीज बताएं। रमेश जी और दीपेश जी, भारत S-400 की 5 बैटरीज खरीद रहा है, जिसमें हर बैटरी में 8 लॉन्चर शामिल हैं, जबकि चाइना और टर्की ने सिर्फ 2 बैटरीज ही खरीदी हैं। चाइना ने जो S-400 सिस्टम लिया है उसमें मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइल 250 किलोमीटर तक ही जा सकती है, जबकि भारत 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल्स भी खरीद रहा है। इसमें 2 बैटरीज पाकिस्तान के साथ लगे बॉर्डर्स पर और 2 बैटरीज चाइना की तरफ बॉर्डर पर इंस्टॉल की जा सकती हैं, जबकि कुछ लॉन्चर्स नेशनल कैपिटल दिल्ली व मुंबई जैसे सिटीज की सुरक्षा में लगाई जा सकती हैं। वास्तव में S-400 एक काफी बड़ा एंटी एक्सेस एरिया बना देता है, जिसमें पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को भेजने से ही कतराने लगे। साथ ही हाई वैल्यू एसेट्स की तरफ बढ़ रही लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करके परमाणु संबंधी धमकियों को रोका जा सके। अब सवाल यह है कि सिर्फ 5 बैटरी ही क्यों? भारत के पास स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इजरायली स्पाइडर सिस्टम, बैराक 8 सिस्टम, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर सिस्टम के साथ ही लगभग 300 किलोमीटर रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इसके अलावा कम रेंज के रशियन सिस्टम्स भी हैं। भारत S-400 मुख्य तौर पर अपने दुश्मनों को यह संदेश देने के लिए ले रहा है कि अब हमारे पास वर्ल्ड फेमस और सबसे भरोसेमंद सिस्टम भी है, जिससे हमने एक मल्टी लेयर्ड पूरी तरह से अभेद्य किले जैसी सुरक्षा हासिल कर ली है। भारत के सभी एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी डिटेल्स भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। S-400 की रेंज में लगभग पाकिस्तान के सभी ठिकाने आ जाते हैं और चाइना की तरफ से हमें हिमालयन रेंज के कारण वैसे ही एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल रही है। इसलिए हमें इससे ज्यादा रेंज यानी कि 600 किलोमीटर की रेंज वाले S-500 सिस्टम की आवश्यकता नहीं है।
अगले कुछ वर्षों में हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद तो हमें एक तरह से S-400 की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप कह सकते हैं कि मौजूदा चुनौतियों और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ही फिलहाल S-400 सिस्टम लिया जा रहा है। दोस्तों, अगला सवाल नहीं सुझाव है आकाश जी का। उनका कहना है कि भारत को एमका और तेजस पर काम करना चाहिए, ना कि किसी और देश से किसी भी फाइटर जेट को खरीदना चाहिए। आकाश जी, एक आइडियल वर्ल्ड में तो आपकी बात बिल्कुल सही लगती है, जबकि वास्तव में हमें अपने दुश्मनों से हर रोज एक नई तरह की चुनौती मिल रही है। तो इतने कम स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के कारण हम अपने देश की सुरक्षा को खतरे में भी नहीं डाल सकते हैं। एमका स्टेल्थी फाइटर जेट की पहली उड़ान 2025 तक होगी, 2030 तक पहली स्क्वाड्रन बन पाएगी। वहीं तेजस MK2 या मीडियम वेट फाइटर जो 98 किलो न्यूटन वाले F414 इंजन से लैस होगा और कनार्ड विंग्स के साथ आएगा, इसकी पहली उड़ान भी 2022 के अंत में या 2023 की शुरुआत में होगी। और रही सही कसर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तेजस मैन्युफैक्चर करने की स्लो स्पीड से पूरी हो जाएगी। भारत अभी अमेरिका की तरह फाइटर जेट्स के मामले में सबसे एडवांस्ड देश भी नहीं है, इसलिए भी हमें एडवांस्ड और प्रूवन टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों से फाइटर जेट खरीदने पड़ रहे हैं, ताकि हमारी एयरफोर्स इस इलाके के सभी देशों से ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल रहे। दोस्तों, अगला सवाल MB स्वैन जी का है। वो कहते हैं कि क्या आप प्लीज राफेल को JF-17 ब्लॉक 3 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने S-400 के बारे में भी पूछा है, जिसके बारे में हम सभी पहले बात कर चुके हैं। बात करें JF-17 ब्लॉक 3 की, तो एक बात स्पष्ट है कि सभी देश अपनी जरूरतों के हिसाब से और अपनी पेमेंट करने की क्षमता के आधार पर फाइटर जेट खरीदते हैं। भारत ने काफी महंगे लेकिन बेहतरीन काबिलियत वाले राफेल खरीदे, तो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर JF-17 का ही ब्लॉक 3 वेरिएंट तैयार कर रहा है। यहां कई लोग ये डाउट कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 5th जनरेशन जैसा पावरफुल होगा। दोस्तों, 5th जनरेशन के फाइटर जेट का डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें एक भी 90 डिग्री का एंगल ना हो, मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे मौजूद रहे, उसमें बेहतरीन सेंसर फ्यूजन की सुविधा हो, ताकतवर इंजन हो। F-35 सिंगल इंजन का है, लेकिन उसका अकेला इंजन 190 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। यानी कुल मिलाकर JF-17 ब्लॉक 3 में 5th जनरेशन जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके लिए JF-17 का डिजाइन उपयुक्त नहीं है। तो इसमें खास क्या रहेगा? इसमें पहले के वेरिएंट्स के मुकाबले हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जोड़ा जाएगा, फ्लाई बाय वायर सिस्टम ऐड होगा, IRST सिस्टम लगाया जाएगा और एक चाइनीज ASA रडार लगाया जाएगा। ये उसी तरह का एडवांसमेंट है जैसे F-16 के ब्लॉक 20 के बाद ब्लॉक 50/52 आया, फिर ब्लॉक 70/72 आया। यानी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही, सिर्फ कुछ सेंसर्स, रडार व फ्यूल कैपेसिटी में चेंजेस किए गए हैं। JF-17 ब्लॉक 3 में कंपोजिट मटेरियल के इस्तेमाल से इसके रडार क्रॉस सेक्शन को भी थोड़ा कम किया जा सकता है। कुछ लोग ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या इसमें 300 किलोमीटर रेंज की PL-15 मिसाइल भी लगाई जाएगी। तो यहां हमें यह समझना होगा कि PL-15 की रेंज और काबिलियत कभी साबित नहीं की गई है, सिर्फ चाइनीज सरकारी मीडिया के द्वारा ऐसा क्लेम किया जाता है। किसी भी फाइटर जेट जैसे JF-17 ब्लॉक 3 में लॉन्ग रेंज मिसाइल को लगाने के लिए एक बेहद पावरफुल और लॉन्ग रेंज वाला रडार चाहिए। रडार की रेंज बढ़ाने के लिए ज्यादा पावरफुल रडार वेव्स जनरेट करनी पड़ेंगी, जिसके लिए काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो सिर्फ 2 इंजन वाले फाइटर जेट से ही मिल सकती है। मात्र 98 किलो न्यूटन वाले थ्रस्ट के RD-93MA इंजन से लॉन्ग रेंज के लिए जरूरी कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती है। इसलिए हम JF-17 ब्लॉक 3 में अगर Su-35 वाला 300 किलोमीटर रेंज वाला रडार भी लगा दें, तो उसकी मैक्सिमम रेंज भी 120 से 150 किलोमीटर तक ही रहेगी। ऐसे में JF-17 ब्लॉक 3 कभी भी 120 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स को रडार लॉक नहीं दे पाएगा, इसलिए इससे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स भी किसी काम की नहीं रहेंगी। JF-17 ब्लॉक 3 तेजस 1A के सामने ही कहीं नहीं ठहरता है। इससे रिलेटेड एक कंपैरिजन वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं। जहां तक बात राफेल की है, तो अपने स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम के साथ ही बेहतरीन और रिफाइंड ASA रडार से लैस है। राफेल F-35 को बराबर की टक्कर देने की काबिलियत रखता है। यह F-35 की AIM-120 मिसाइल से ज्यादा रेंज वाली मीटियोर से लैस है।
F-35 को ट्रैक कर सकने वाले बेहद पावरफुल IRST सिस्टम के साथ ही कहीं ज्यादा मैन्यूवरिंग फाइटर जेट है। ऐसे में राफेल का मुकाबला JF-17 ब्लॉक 3 किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगला सवाल राजेश महतो जी का है, जो कहते हैं कि अगर फाइटर जेट की बात करें तो जो कंट्री इंजन टेक्नोलॉजी दे उसी का फाइटर जेट लेना चाहिए। शायद अच्छे फाइटर जेट ना मिलें, लेकिन इंजन टेक्नोलॉजी से खुद के मुताबिक फाइटर जेट डेवलप कर पाएंगे। राजेश जी, मौजूदा हालातों में दोनों तरफ यानी पाकिस्तान से भी और चाइना की तरफ से भी मिल रही चुनौतियों को देखते हुए हम कम अच्छे फाइटर जेट लेने की सोच भी नहीं सकते हैं। यह सच है कि हमारा कावेरी इंजन प्रोग्राम सफल नहीं हो सका है, फिर चाहे रीजन कम बजट का हो, टेस्टिंग फैसिलिटी जैसे विंड टनल फैसिलिटी और हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग का भारत में ना होना हो, लेकिन फिलहाल कावेरी इंजन कंप्लीट नहीं है। अब बात आती है अच्छे इंजन को लेने की। रशिया के इंजन भारत के गर्म और ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ना ही अमेरिकन इंजन्स जितने भरोसेमंद और लॉन्ग लाइफ वाले होते हैं। अगर रोल्स रॉयस इंजन वाला यूरोफाइटर टाइफून लेते हैं तो वो महंगा भी है और कई देश इसे मिलकर बनाते हैं, जिस कारण स्पेयर्स की बड़ी समस्या रहेगी। अब बचे अमेरिकन इंजन। अमेरिका F-35 व F-22 वाले इंजन नहीं बेचने देता है। F-404 व F-414 इंजन ले सकते हैं, जो पुराने हो चुके हैं लेकिन ठीक ठाक थ्रस्ट जनरेट करते हैं, रिलायबल भी हैं, फ्यूल एफिशिएंट भी हैं। उनकी टेक्नोलॉजी भी अमेरिका देने को तैयार नहीं है, भले ही हम F-21 खरीदें या ना खरीदें। फ्रांस भी इंजन टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, इसलिए इंजन तो हमें खुद ही तैयार करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा पेशेंटली इंतजार करना होगा, फंड्स ज्यादा लगाने होंगे, प्राइवेट सेक्टर को साथ जोड़ना होगा, अच्छे टैलेंट को विदेशों से भी जो रिटायर्ड हो चुके एरोस्पेस इंजीनियर हैं उनको हमें लाना होगा। जल्दी ही क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, हॉट कोर टेक्नोलॉजी और वेरी हाई टेम्परेचर को सहन करने वाले एलॉयज तैयार कर लिए जाएंगे। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर हमें विदेश से इंजन की टेक्नोलॉजी मिल भी जाए तो भी उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने लायक सर्वगुण संपन्न फाइटर जेट बनाने और उसकी टेस्टिंग में कई वर्ष लग जाएंगे। तब जाकर उसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा और तब तक हम अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा के कमजोर होने का जोखिम नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक जवाब देने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की, किताबें पढ़ी, वेबसाइट, ब्लॉग्स, मैगजीन, रिव्यू आदि चेक किए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हों तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।